हेलो फ्रेंड, ब्लेसिंग कॉमर्स स्टूडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस अपने वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। पार्ट 1 में हम आपके साथ शेयर कैपिटल के रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करा था और हमने आपसे प्रॉमिस करा था कि हम 100 एमसीक्यू अकाउंटिंग के रिलेटेड लेकर आएंगे। तो उसी ही सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी ये सीरीज है। और जो हमारी ये सीरीज है ये बीकॉम, बीबीए, एमकॉम के एंट्रेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर वो नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉमर्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि एसबीआई अकाउंट इज अ एसबीआई अकाउंट की नेचर क्या है। राजू, हमारे पास 3 काइंड के क्या रहते हैं अकाउंट रहते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है जी। तो उसने पूछा है कि आपके पास जो ये एसबीआई है इसकी क्या नेचर है, क्या ये नॉमिनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो फर्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, हमने जितनी भी ऑप्शन दी है उसको भी हम एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं सो डैट आपके पास अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी और तरह का भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें। डन। तो फर्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस और गेन को क्या करते हैं, डील करते हैं। तो एसबीआई इज नॉट जस्ट लाइक एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस और ना ही ये कोई हमारा प्रॉफिट या गेन है, तो ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट रहते हैं जिनका क्या नहीं होते हैं, वो पर्सनल तो होते हैं लेकिन उनकी ह्यूमन इंसिस्टेंस नहीं होती है। तो एफबीआई किस में फॉल करेगा, सेकंड कैटेगरी में फॉल करेगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब इस ऑप्शन, ये तो हमें पता चल गया कि इसकी ऑप्शन सेकंड है, लेकिन मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में भी बताना चाहूंगी बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या रहते हैं। आपके पास जो रेंट आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज हमने देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी पूछे जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, लायबिलिटी अकाउंट हैज डैश बैलेंस। तो लायबिलिटी का हमेशा ही कौन सा बैलेंस रहता है, क्या डेबिट रहता है या क्रेडिट रहता है, नो बैलेंस, इधर ए और बी। तो लायबिलिटी ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो इसकी सही ऑप्शन क्या होने वाली है जी, बी, क्रेडिट। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या नहीं है, प्रोसेस नहीं है, प्रिंटिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, जर्नल। तो हमें पता है कि जब भी कोई अकाउंटिंग एंट्री आती है हमारे पास, तो सबसे पहले उस अकाउंटिंग एंट्री को किस में एंट्री किया जाता है जी, जर्नल। उसको बोला जाता है रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। फिर वो एंट्री ट्रांसफर होती है लेजर में। लेजर को बोला जाता है क्लासिफिकेशन बिकॉज हर एक अकाउंट को हम उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट का एक क्या बना देते हैं, अकाउंट फॉर्म कर देते हैं। जैसे राम का अलग, श्याम का अलग, सैलरी का अलग, रेंट का अलग। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस इज रिकॉर्डिंग, जर्नल। सेकंड प्रोसेस इज लेजर। लेजर से जितने भी अकाउंट होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में जाते हैं जी। आपके पास ट्रायल बैलेंस में आप एक डेबिट और क्रेडिट की समरी बनाते हो। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी को शो करता है। फिर वहां से हमारे पास सारे बैलेंसेस हम क्या करते हैं, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यहाँ आप एक बात नोट करिए कि कौन से अकाउंट जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं और कौन से अकाउंट जो हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं। देखिए, हमारा मोटिव है कि किसी भी तरह का वहां पे क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सके। तो हम आपको जितने अपने एमसीक्यू बनाए हुए हैं अलोंग विद दैट हम बाकी भी इंफॉर्मेशन आपको साथ के साथ देते जाते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर पसंद आता है हमारा वीडियो तो लाइक और शेयर मत करना
मत भूलिए और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिए। चलिए देखते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे नॉमिनल जो रहते हैं अकाउंट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, और बैलेंस शीट में आपके पास सारे कौन से जाते हैं राजे, जो रियल और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं। चलिए हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए प्रिंटिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग एंड जर्नल। तो जर्नल मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप है। क्लासिफाइंग क्या होता है जी, हमारा लेजर होता है। समराइजिंग क्या होता है, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं उसको समराइजिंग बोलते हैं। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे नोट पूछा गया था तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या है, प्रिंटिंग। नेक्स्ट, the process of recording business transaction in a book of original entry is known as book of original entry। ये क्या होती है, book of original entry कौन सी होती है हमारे पास, जर्नल, बैलेंसेस, पोस्टिंग और नन। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमारे पास होती है जर्नल। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ए आएगा आपके पास। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ अकाउंट विद द नेम क्रेडिट बैलेंस इज। तो जिसका आपके पास क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या एक्सपेंसेस को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, एसेट को बताया जाता है, रेवेन्यू को बताया जाता है, या सस्पेंस को बताया जाता है। देखिए एक्सपेंसेस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, asset always have debit balance, suspense account may be a debit, may be a credit, it depends upon its nature, but revenue account is always having a credit balance। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आने वाला है वो सी आने वाला है। Which of these represent a deferred? डेफर्ड क्या होते हैं जी, जिसको हम आगे कैरी ऑन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, डेफर्ड बोला जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें आंसर दिए हुए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या डेफर्ड बोलेंगे, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को, या फिर एक्सपेंसेस अकाउंट को। देखिए डेफर्ड जो हम आने वाले टाइम में जिसको एडजस्ट करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसी साल रहते हैं और अगले साल में हम रिसीव कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमारे पास एक बिल्डिंग या किसी भी फिक्स एसेट के साथ रिलेटेड होती है। एक्सपेंसेस तो हमारे पास उसी साल में ही हम चार्ज कर लेते हैं। बट जो हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं ये कौन सी नेचर में आते हैं, रेवेन्यू नेचर में आते हैं जी आपके, और इनको आने वाले कुछ सालों में क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, ए आने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, हमने ये थोड़े से आपके साथ रेवेन्यू डेफर्ड अकाउंट की एग्जाम्पल शेयर करी हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में इनमें से कुछ भी आता है तो इसका सभी का आंसर जो आने वाला है वो क्या होने वाला है, डेफर्ड अकाउंट में जाएगा। और इसकी नेचर कौन सी होने वाली है, रेवेन्यू होने वाली है। कौन कौन सी हैं जी वो, प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स, एक्सेप्शनल लॉस। एक्सेप्शनल लॉस जैसे अर्थक्वेक आ गया, अभी कोरोना आया हुआ है तो वो भी एक एक्सेप्शनल लॉसेस हमारे पास हो रहे हैं। कोई हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा क्या लगते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। और एवरी काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट भी हम रेवेन्यू डेफर्ड अकाउंट में डालते हैं। एक और देखिए जी, हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनकर आता है, तभी हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। ठीक है जी, ऑन अ कंपनी बैलेंस शीट, मीनिंग इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, और इसका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। इट अपीयर्स ऑन द बैलेंस शीट एज अ रिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट रिपोर्टेड। जो फिक्स एसेट होती है उनमें से हम इसको डिडक्ट कर देते हैं। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम कौन सा बोलते हैं, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बोलते हैं। चलिए, any income or profit derived by carrying on the business or during the course of business is called। कोई भी इनकम या प्रॉफिट जो हमारा बिजनेस कैरी ऑन करने से मिलती है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रेसिप्ट बोलते हैं, रेवेन्यू रेसिप्ट बोलते हैं, रेवेन्यू गेन बोला जाता है,
या कैपिटल गेन बोला जाता है। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि इसने बोला है ड्राइव्ड बाय कैरिंग ऑन द बिजनेस, जो डेली बिजनेस हम करते हैं अगर उससे कोई रिसिप्ट आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैपिटल, रेवेन्यू और एक कैटेगरीशन करी गई है रिसिप्ट और गेन के बीच, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो डे टू डे ट्रांजैक्शन में हमारे पास अगर कुछ मिलता है तो वो डेफिनेटली कौन सा होता है, रेवेन्यू नेचर में होता है, और जो वंस इन अ वाइल आता है वो होता है कैपिटल इन नेचर। तो यहाँ पे बात करी गई है कि कैरी ऑन द बिजनेस और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ऑब्वियस है कि ये हमारे पास आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये भी क्वेश्चन निकलता है कि यहाँ पे रिसिप्ट वर्ड लगाऊं कि मैं रेवेन्यू गेन वर्ड लगाऊं, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड गेन। वो क्या डिफरेंस रहता है, यहाँ पे देखिए हमने कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल गेन का डिफरेंस करा है, एंड द सेम थिंग इज कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू गेन। बेसिकली तो हमने रिसिप्ट और गेन का डिफरेंस करना है। कैपिटल रिसिप्ट इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल, that is assets, shares, debenture, land, factory, machinery, etc. On the other hand, capital gain is the profit made on sale of capital asset. और जो capital asset को सेल आउट करने पे जो गेन होता है उसे हम बोलते हैं गेन। रिसिप्ट क्या होती है, टोटल अमाउंट, लाइक 100 रुपी की अगर मैंने कुछ सेल करा है, 100 रुपी उसका सेलिंग प्राइस था, 90 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है जी। तो मेरे को जो 100 रुपी आएंगे वो रिसिप्ट होएगी, और जो मेरे को 100 माइनस 90 10 रुपी आएगा वो 10 रुपी क्या होएगा, गेन होएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंस रहता है रिसिप्ट और गेन में। तो यहाँ डे टू डे ट्रांजैक्शन से बोला गया है, तो इसका आंसर आने वाला है बी, रेवेन्यू रिसिप्ट। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोप्राइटर एज अ कैपिटल और लोन रिसिप्ट इज ट्रीटेड एज। अब उससे या कैपिटल ली जाए जो वंस इन अ वाइल आती है, या लोन भी कभी कभी देता है, वो रोज नहीं दे रहा होता। तो अभी हमने सारा आपको क्लियर करा है कि उसका क्या मतलब रहता है। तो यहाँ पे वंस इन अ वाइल की बात करें तो इसका आंसर जो है वो ए आने वाला है, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है जी, डे टू डे ट्रांजैक्शन नहीं है, रेवेन्यू इनकम भी नहीं है, कैपिटल इनकम नहीं है, वो हमने अभी आपको समझाया है। तो इसका आंसर ए रहने वाला है, कैपिटल रिसिप्ट। When the benefit of revenue expenditure is available for a period of 2 or 3 years, then the expenditure is known as। अगर किसी का बेनिफिट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है वो 2 या 3 इयर्स में जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे जी, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, या फिर डेप्रिसिएशन बोला जाएगा। तो इसका जो आंसर आने वाला है, आने वाले कमिंग ईयर्स में हम इसका बेनिफिट लेने वाले हैं, तो हमने ये ऑलरेडी आपको क्लियर कर रखा है, तो इसका आंसर रहेगा बी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंडोमेंट फंड रिसिप्ट इज ट्रीटेड एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को याद रहेगा, उसमें हम एंडोमेंट फंड को डील करते होते थे। एंडोमेंट फंड क्या होता था, जैसे कोई पर्सन अपना कुछ ट्रस्ट बना देता था कि इस ट्रस्ट की जो भी इनकम रहेगी वो आपने यूज करनी है, तो वो एंडोमेंट फंड होता था और वो कभी कभी मिलता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दी हुई है, कैजुअल रिसिप्ट है, कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये लॉस है, या फिर एक्सपेंसिव है। तो इसका आंसर जी ए आने वाला है, कैजुअल रिसिप्ट। लेगेसी आर जर्नली, लेगेसी, अब पहले हम इसके ऑप्शन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लेगेसी का मतलब क्या होता है। लेगेसी an amount received by a non-profit organization as per will is called as legacy। अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है एज पर विल, जैसे किसी ने अपने विल बनाकर छोड़ दिया, उसको क्या बोलते हैं, लेगेसी। इट शुड बी कंसीडर एज अ रिसिप्ट
and to be recorded in the receipt and payment account। इसको जी अंडरलाइन करिए, लेगेसी जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नोट डाउन होती है। लेगेसी शुड बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल रिसिप्ट। ये क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट होती है, बिकॉज इट, यहाँ पे इज लिखना था जी, इट इज रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है जी, तो ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। इट इज रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या करते हैं, हम रिसीव्ड करते हैं। तो लेगेसी के इसमें से हमें क्या क्या मिल रहा है कि ये रेवेन्यू एंड सॉरी कहाँ पे गए, टू बी रिकॉर्डेड इन अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये कैपिटल इन नेचर होती है और विल में से आती है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको डील करती है। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन दी गई है कैपिटलाइज्ड, ट्रीटेड लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो अभी हमने इसको पढ़ा था कि ये इट्स अ कैपिटल इन नेचर, तो इसका आंसर जो हमारे पास आने वाला है वो क्या आने वाला है, ए कैपिटलाइज्ड। ठीक है जी। नाउ इंटरेस्ट अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस ओनली, क्रेडिट बैलेंस ओनली, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, नो बैलेंस एट ऑल। तो जो इंटरेस्ट अकाउंट है उसका कौन सा बैलेंस रहता है? देखिए इंटरेस्ट अकाउंट हैज अ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस। कैसे? इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर होएगा तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इंटरेस्ट पेड अगर होता है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। इस एग्जांपल में मेरे को ये दिया नहीं गया है कि वो रिसीव्ड वाली की बात कर रहे हैं या पेड की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको सी ऑप्शन को ऑप्ट करूंगी, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इट कैन बी अ डेबिट, इट कैन बी अ क्रेडिट। ठीक है जी। परचेज अकाउंट, ऑलवेज परचेज अकाउंट कौन सा बैलेंस रहता है? नो बैलेंस एट ऑल, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी। परचेजेस जब हम करते हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद होएगा, ऑलवेज उसको डेबिट साइड पे डाला जाता है बिकॉज इट हैज अ डेबिट बैलेंस व्हाट कम्स इन परचेजेस अकाउंट। तो depreciation on fixed asset is initially journalized in। depreciation किसमें डाली जाती है? जर्नल में डाली जाती है, फिक्स अकाउंट में डाली जाती है, कैश जर्नल में डाली जाती है, कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाली जाती है। ठीक है जी। बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती है? देखिए ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 काइंड की क्या है सब्सिडरी बुक्स हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेबल बुक, जर्नल और जर्नल प्रॉपर। जर्नल और जर्नल प्रॉपर, इसको जर्नल को जर्नल प्रॉपर भी बोला जाता है। अब मैं ये क्यों करवा रही हूँ आपको? देखिए आपको इसके बारे में नॉलेज होनी मस्ट है बिकॉज इसके ऊपर भी कोई एमसीक्यू बन सकता है। अब देखिए परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, इसमें जितनी भी एंट्रीज आएंगी दोज आर क्रेडिट इन नेचर। कैश परचेज या कैश सेल के रिलेटेड कोई भी एंट्री परचेज बुक या सेल्स बुक में नहीं आती है। परचेज बुक में सारी एंट्री क्रेडिट परचेज के रिलेटेड आएंगी, सेल्स बुक में सारी एंट्रीज क्रेडिट सेल के रिगार्डिंग आएंगी। परचेज रिटर्न में जो हमने क्रेडिट परचेज करी थी अगर उसकी कोई रिटर्न आती है, जो हमने क्रेडिट सेल करी थी अगर उसकी कोई रिटर्न आती है, तो ये 4 बुक्स में जाएंगी। तो ये जो 4 बुक्स हैं इसमें क्रेडिट एंट्रीज आती हैं, कैश की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आती है। देन मूव टू द कैश बुक। कैश बुक में सारी कैश के रिलेटेड लाइक हमारी परचेज हुई कैश बेसिस पे तो वो भी कैश बुक में जाएगी, सेल हुई कैश बेसिस पे तो वो भी कैश बुक में जाएगी। समझ में आ रही है ना? तो जितनी भी कैश के साथ रिलेटेड एंट्रीज होती हैं वो कैश बुक में जाती हैं। बिल रिसीवेबल के रिलेटेड जो होंगी वो बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल के रिलेटेड जो होंगी वो बिल्स पेबल। रेस्ट जो इन 7 बुक्स में नहीं आता, 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स में नहीं आता है, वो हमारा जर्नल प्रॉपर में एंट्रीज जाती हैं या जर्नल उसको बोलते हैं, उसमें एंट्रीज चलती हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट किस में जाएगी? जनरल में जाएगी। अब अपने आप सोचिए, फिक्स एसेट अकाउंट में जाएगी, कैश जनरल में जाएगी या डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगी। तो जब डेप्रिसिएशन होती है तो उसको हम इसमें डालते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में जनरल और यू कैन से जनरल प्रॉपर में डालते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, ओपनिंग एंट्रीज आर जनरली पास थ्रू। तो ओपनिंग एंट्री, अब फिर हमारी सब्सिडी एंट्री दिमाग में घुमा लीजिए, क्या ये क्रेडिट सेल है या क्रेडिट परचेज है? नहीं। रिटर्न है? नहीं। कैश के साथ रिलेटेड है? नहीं। बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल के साथ है? नहीं। तो ये किसके साथ रिलेटेड है? जनरल के साथ। ठीक है जी। ओपनिंग एंट्री का भी आंसर जो आने वाला है वो ए आने वाला है। दैट्स व्हाई मैंने आपको वो सारी एंट्रीज पहले करवा दी थी। Cash sale of trading goods is initially generalized in कैश सेल की बात हो रही है जी। अब बताइए, सेल्स अकाउंट में जाएगी कैश जनरल। इनिशियली सबसे पहले जनरलाइज्ड कहाँ होती है? तो जनरलाइज्ड अकाउंट में नहीं होती है, पहले वो उसको किस बुक में डाला जाता है? इनिशियली जनरलाइज्ड इन कैश जर्नल में, ट्रेडिंग अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में, के सेल्स अकाउंट में। अब बच्चे जो है ना वो सेल्स अकाउंट बोलेंगे, लेकिन नहीं जी, यहाँ जनरलाइज्ड बोला गया है, इसलिए हमारी ऑप्शन बी आने वाली है, कैश जर्नल। ठीक है जी। नेक्स्ट, which of the following is an example of contingencies? Contingencies क्या रहती हैं? Contingencies रहती हैं the happening of certain things are uncertain, हमें पता नहीं होता आने वाले टाइम में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, उनको हम contingencies कहते हैं। अब ये हमें एग्जाम्पल दी हुई है, उनमें से हमें बताना है कि कौन सी एग्जाम्पल जो है वो कंटीजेंसी की है। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ पार्ट ऑफ लैंड ऑफ द कंपनी बाय द गवर्नमेंट। क्या कंपल्सरी एक्विजिशन, जैसे गवर्नमेंट के कोई इश्यूज चल रहे होते हैं कि आपकी ये लैंड हम एक्वायर कर लेंगे, तो वो कितने साल ही केस चलते रहते हैं, पता नहीं कब लेंगे या नहीं लेंगे, या ऐसे ही काम चलता रहता है। A suit filed by the employee against the company। देखिए, ये जो जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग होती है ना, इसका हमें रिजल्ट नहीं पता होता कि हमारी फेवर में आने वाला है कि हमारे अगेंस्ट आने वाला है। वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। A debtor of a company is declared इंसॉल्वेंट। डेटर जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया है, रिजल्टिंग इन अ बैड डेट ऑफ द कंपनी। तो मेरे को नहीं पता, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके अकाउंट में से हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। डी है ऑल ऑफ ए बी एंड सी। देखिए, मैंने आपके साथ जितने भी ये 3 केस करे हैं उसमें मे और मे नोट, मतलब पता नहीं है फ्यूचर उसके बारे में क्या कहेगा। तो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ ए बी एंड सी अबव। Which of the following is not a contingent liability? कौन सी contingent liability नहीं है? Claim against the company not acknowledged as debt। जो हमें नहीं पता है कि वो हमारे अगेंस्ट डेट है या नहीं। उसने 1 मिनट यहाँ पे आराम से देखिए नॉट पूछा गया है, तो ये फर्स्ट तो मेरी कॉन्टीजेंट है। डेट इंक्लूडेड ऑन डेटर विच आर डाउटफुल इन नेचर। डेट जो है वो डेटर में जो इंक्लूड है डाउटफुल इन नेचर। मैं इसकी प्रोविजनिंग बनाती होती हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, याद है ना आपको? इसके बारे में बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट है अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर। पार्टली पेड शेयर पे अनकॉल्ड लायबिलिटी है, मेरे को नहीं पता वो देंगे या नहीं देंगे। एरियाज ऑफ क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिविडेंड, जो मेरा पड़ा है कंपनी के पास, किसी कंपनी के पास डिविडेंड पड़ा है, उसका एरियल पड़ा है। आई एम अगेन नॉट श्योर क्या कंपनी अच्छी पोजीशन में रहती है या नहीं रहती है, क्या वो मेरे को देगी शेयर्स पे क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिविडेंड या नहीं देगी। तो देखिए, मैंने फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट यहाँ सेकंड में मैंने अपनी प्रोविजनिंग क्रिएट करी थी डेटर के रिगार्डिंग, तो मैंने पहले ही अपने लॉस को अज्यूम कर लिया, मैंने उसकी प्रोविजनिंग कर ली, तो इट इज द आंसर है हमारे पास नॉट अ कंटीजेंट लायबिलिटी, तो बी इज द आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर इज एंटर्ड बाय। जब गुड्स जो है वो कस्टमर रिटर्न कर देता है तो कैसे होता है? डेबिटिंग परचेज अकाउंट एंड क्रेडिटिंग कस्टमर अकाउंट। ये वाली एंट्री आप अगर देखें, परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, ये तो सिंपल परचेज की एंट्री बन रही है। डेबिटिंग कस्टमर अकाउंट एंड क्रेडिटिंग सेल्स अकाउंट,
आपके पास कस्टमर अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सेल अकाउंट, ये सिंपल सेल की एंट्री बन गई। डेबिटिंग सेल रिटर्न अकाउंट एंड क्रेडिटिंग कस्टमर अकाउंट, ये किसकी एंट्री बन गई? सेल रिटर्न की। यहाँ डेबिटिंग परचेज अकाउंट एंड क्रेडिटिंग सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। तो आपको पूछा गया कि कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दी हैं, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, तो क्रेडिटिंग कस्टमर अकाउंट, तो आपका आंसर जो आने वाला है यहाँ पे सी आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सी सही है या नहीं है स्टेटमेंट, तो वो हम देखते हैं। A sale of an asset is recorded in the sales book, क्या एसेट की जो सेल होती है वो सेल्स बुक में जाती है। टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक इज डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड बुक, आउटवर्ड होती है जी परचेज रिटर्न, ठीक है ना, तो वो जो होता है क्या डेबिटेड होता है आउटवर्ड बुक में। बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज अ लायबिलिटी, क्या वो लायबिलिटी होती है बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ लेजर, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है और एक लेजर भी है। तो इसने ट्रू पूछा था कि फॉल्स, जी ट्रू पूछा था, तो इसमें से जो ट्रू है वो हमारे पास ओनली डी है कि कैश बुक हमारी एक सब्सिडरी बुक भी होती है और एज वेल एज लेजर भी होती है, ठीक है जी। बाकी ये सारे हमारी ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। पेटी कैश बुक का जो होता है बैलेंस होता है वो लायबिलिटी नहीं होता, वो एसेट होता है, ठीक है। यहाँ रिटर्न आउटवर्ड बुक जो होती है वो परचेज बुक में हो चली जाती है। A sale of an asset is not recorded in a sales book, goods जो होती है वो सेल्स बुक में जाती हैं, एसेट जो होती है वो पर्टिकुलर एसेट अकाउंट में जाती है, इसलिए ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज क्या रहती हैं उसके रिगार्डिंग ट्रू क्या है। दे मस्ट बी फॉलोड बाय अ रिवर्सिंग एंट्री, they transfer the balance in all of the nominal account to the trading account and profit and loss account. They must be made after reversing entry but before the adjusting entry. They must be made after the adjusting entries but before the reversing entry. अब देखिए इन सारी ऑप्शन में हमें ना वर्ड पूछा गया रिवर्सिंग एंट्रीज क्या होती है ना, तो वो हमें पहले जानना जरूरी है कि रिवर्सिंग एंट्रीज क्या होती हैं। यहाँ देखिए, रिवर्सिंग एंट्रीज आर मेड because previous years accruals or prepayment will be paid off or used during the new year and no longer need to be recorded as liability and asset. जो पिछले साल में हम अपने प्रीपेड अकाउंट है या आउटस्टैंडिंग अकाउंट है अगर वो इस साल क्लियर हो गए हैं तो हम उसको रिवर्सिंग एंट्री डालकर क्लियर आउट कर देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं रिवर्सिंग। क्लोजिंग एंट्रीज serve to transfer the balance out of certain temporary account and into a permanent ones. These reset the balance of the temporary account to zero, ready to begin the next accounting period. तो उनको क्या बोला जाता है जी, जो क्लोजिंग, उनको क्या बोला जाता है क्लोजिंग एंट्रीज बोला जाता है कि जो अपने बैलेंसेस को पूरी तरह क्या कर देती हैं क्लोज कर देती हैं। अब जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया था कि आपके पास कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग क्लोजिंग एंट्री, तो जब हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं वो करते हैं मेड आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज, जब एडजस्टिंग एंट्रीज हो जाती हैं लाइक किसी का ज़्यादा देना है कम देना है वो सारा एडजस्ट करके, बट बिफोर द रिवर्सिंग एंट्री, बट रिवर्सिंग एंट्री से ये क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं पहले होती हैं, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास होता है वो किस अमाउंट पे जो है वो वैल्यू होता है, क्या कॉस्ट प्राइस पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो आंसर इज जी विच एवर